निवेश के लिए हमेशा वही विकल्प हम सभी तलाशते हैं जो महंगाई को मात दे सके और आपको रिटर्न की गारंटी भी दें। अब जब हम देख रहे हैं कि बैंक फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज बढ़ना शुरू हो गए हैं, वहीं सरकारी बॉन्ड यील्ड भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। 7.5% के स्तर पर इनका ब्याज भी पहुंच गया है। तो गारंटीड रिटर्न के लिए ढेर सारे विकल्प आपके सामने हैं, लेकिन कौन सा निवेश चुने? खासतौर पर जब गारंटीड रिटर्न के लिए जाने जाने वाले लघु बचत योजना यानी कि स्मॉल सेविंग स्कीम के ब्याज को इस बार सरकार ने फिर 3 महीने के लिए ज्यों का त्यों छोड़ दिया है। लगातार ये 9वीं तिमाही है जब स्मॉल सेविंग स्कीम के ब्याज नहीं बढ़े। तो एक तरफ हम देख रहे हैं बैंक एफडी ब्याज बढ़ते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं सरकारी बॉन्ड, वहां पर भी अच्छे रिटर्न नजर आ रहे हैं इस वक्त, लेकिन स्मॉल सेविंग स्कीम पीछे छूट गई है। आपको क्या करना चाहिए, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल प्लानर जितेंद्र सोलंकी जी। नमस्ते जितेंद्र जी, स्वागत है आपका मनी 9 पर। अभी का जो माहौल है, अब हम इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ते हुए देख रहे हैं। लंबी अवधि के लिए अगर कोई निवेश करना चाहता है, और मैं इसमें एक खास वर्ड भी जोड़ना चाहूंगी जितेंद्र जी, सुरक्षित निवेश, यानी वो निवेश जहां मैं जो अमाउंट डालूंगी निवेश में वो मेरा सुरक्षित रहेगा, तो कौन से विकल्प आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, लंबी अवधि के सुरक्षित निवेश में ऑब्वियसली पहले से ही स्मॉल सेविंग स्कीम्स हमेशा से बड़ा ही अट्रैक्शन रहा है, क्योंकि अ, उसमें जो निवेश है वो आपका सुरक्षित होता है किसी भी लिहाज से। तो वो पहली चॉइस होती है। उसके अलावा हम देखें, आरबीआई ने भी जब से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो मार्केट है वो ओपन किया है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, तो वो भी एक सुरक्षित निवेश हम कह सकते हैं। इसके अलावा डेट म्यूचुअल फंड्स भी एक सुरक्षित निवेश की परिभाषा में आएगा, अगर हम उसकी मैच्योरिटी या हम कहें उसके होराइजन के लिए अगर हम इन्वेस्टेड रहते हैं। तो फिक्स्ड इनकम ऑप्शंस की जब हम बात करते हैं तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, पीपीएफ है, सुकन्या समृद्धि है, एनएससी है, आपके बॉन्ड्स हो गए जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, वो एक निवेश है। जैसे मैंने कहा, आरबीआई रिटेल जो जीसेक्स जो ओपन हुआ है वो भी अब एक सुरक्षित निवेश का हिस्सा हो सकता है। और किसी हद तक डेट म्यूचुअल फंड्स भी इस निवेश के सुरक्षित निवेश के दायरे के अंदर आते हैं। तो ये फिक्स्ड इनकम ऑप्शंस का लंबी अवधि के जो निवेश है उसका दायरा है। जितेंद्र सर, आपने भी अभी जिक्र किया स्मॉल सेविंग स्कीम का, ये काफ़ी फेवरेट निवेश की योजना रही है, और कुछ ऐसी भी स्कीम है जिसमें आपको बैंक एफडी से ज़्यादा इसमें रिटर्न भी मिल रहा है। लेकिन इस बार भी ये पीछे रह गई। इस बार पूरा माहौल लग रहा था, हर तरफ ब्याज बढ़ने का सिलसिला है, तो लघु बचत योजनाओं में भी जो हम देखेंगे कि ब्याज दरें बढ़ी हैं, लेकिन बढ़ी नहीं। क्या वजह आपको लगती है? देखिए, जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, अगर हम देखेंगे अब इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो क्वार्टरली रीसेट होता है। तो अब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, बैंक्स ने अपने डिपॉजिट रेट्स बढ़ाए हैं, बट सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम का रेट इस क्वार्टर में नहीं बढ़ाया है। तो मे भी हो सकता है सरकार एक और व्यू लेना चाह रही हो, और अभी देखे कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट को लेके आगे और क्या पहल करता है। क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ते चले जाएंगे, या आरबीआई कोई स्टैंड लेगा कि इंटरेस्ट रेट इसके बाद शायद ना बढ़ाए। तो उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो मेरी राय में शायद गवर्नमेंट ने अभी जो है स्मॉल सेविंग स्कीम्स को रेट को नहीं बढ़ाया है, पर जैसा मैंने कहा कि ये क्वार्टरली रिव्यू होते हैं और क्वार्टरली रीसेट होते हैं। अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है आगे चल के, और तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार भी शायद स्मॉल सेविंग स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा सकती है। ठीक है, तो सितंबर तक तो अब वही रहेगा जो पहले से चला आ रहा है। अब सितंबर की तिमाही जब खत्म होगी तो अगली तिमाही के फैसले का इंतजार रहेगा। वेट एंड वॉच मोड में सरकार नजर आ रही है। लेकिन अगर अभी की मैं बात करूं तो क्या आपको लगता है मौजूदा स्थिति में स्मॉल सेविंग स्कीम्स की जो योजनाएं हैं ये किसके लिए सही विकल्प हो सकती हैं निवेश के लिए, और कोई ऐसा स्मॉल सेविंग स्कीम जो आपका फेवरेट हो? देखिए, स्मॉल सेविंग स्कीम्स में जो सबसे फेवरेट स्कीम है मेरे व्यू में भी, वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड आता है। लंबी अवधि का निवेश है। दूसरी बात, जो इंटरेस्ट आपको मिलता है, ब्याज मिलता है, वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है। और जो एक सबसे मुख्य बात कि इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो कंपाउंडेड होता है। तो इस इन फीचर्स की वजह से लंबी अवधि में अगर डेट फिक्स्ड इनकम ऑप्शन का अगर मैं देखूं तो पीपीएफ एक बेहतरीन चॉइस निकल के आती है। तो और अभी का अगर हम सिनेरियो भी देखें तो पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि स्कीम ही दो स्कीम ऐसी है जिसमें कि इन्फ्लेशन
के बाद भी जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो पॉजिटिव है। बाकी और स्कीम्स में लेंगे तो आप नेगेटिव रेट पर चले जाते हैं। तो ये दो स्कीम ऐसी है क्योंकि लंबी अवधि की है, आप इसमें एक अच्छा एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। और अभी का जो भी इंटरेस्ट रेट है, जैसा मैंने कहा कि बाकी सब स्कीम में इंटरेस्ट रेट टैक्सेबल होता है, लेकिन इसमें टैक्स एग्जेम्प्टेड है। तो अगर आप 7% या 7.5% भी अगर आप कमा रहे हैं तो वो भी आप टैक्स फ्री कमा रहे हैं, यानी कि उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी कि वो इन हैंड इंटरेस्ट है। और सबसे मुख्य बात, ये कंपाउंडेड होता है, और कंपाउंडेड का एक्यूमुलेशन हमेशा ज्यादा होगा। बिल्कुल। तो पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना ये दो फेवरेट हैं जितेंद्र जी के, और इसलिए फेवरेट है क्योंकि इन पे जो भी आपको रिटर्न मिलता है वो टैक्स फ्री रहता है, लेकिन लंबा लॉक इन दोनों ही स्कीम्स में रहता है। अब मैं बात करना चाहूँगी सरकारी बॉन्ड के बारे में। सरकारी बॉन्ड में अभी जो है बैंकों के एफडी के मुकाबले बेहतर रिटर्न दिख रहे हैं। ये विकल्प किन लोगों के लिए सही रहता है? सरकारी बॉन्ड में अगर कोई निवेश करना चाहता है, कितना अमाउंट करे और किस तरह के इन्वेस्टर को आप सजेस्ट करते हैं? देखिए, सरकारी बॉन्ड जब हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की हम बात कर रहे हैं, जो जीसेक्स आरबीआई इशू करता है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक लंबी अवधि का ही निवेश होता है, 5 साल से शुरुआत होती है इसकी। और जीसेक्स का जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये कि जीसेक्स में जो जो सॉवरेन गारंटी आपको मिलती है वो किसी और बॉन्ड के मुकाबले सबसे ज्यादा होती है। अब इसमें किसको निवेश करना चाहिए? जीसेक्स जो या गवर्नमेंट बॉन्ड उन इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अच्छा है जो एक रेगुलर इनकम देख रहे हैं, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट गारंटीड है। एक बार आपको जो इंटरेस्ट आपका तय हो गया इन्वेस्ट करते वक्त, वो आपको इंटरेस्ट पूरे उसकी टर्म के लिए मिलेगा। तो यानी कि आपकी एक आय जो होती है वो निश्चित हो जाती है। तो जो लंबी अवधि में एक रेगुलर इनकम का सोर्स ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो एक बड़ा अच्छा निवेश हो जाता है। और लेकिन इसमें जी, एक और मुख्य बात यह है कि जब आप जीसेक्स या इसमें इन्वेस्ट करने के लिए देख रहे हैं तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना होगा कि आप इसमें मैच्योरिटी तक इन्वेस्ट रहें, तभी आप वो रेगुलर आय कमा सकते हैं। ठीक है। तो एक रेगुलर इनकम आपको मिल सकती है इन जीसेक में निवेश करने से, लेकिन मिनिमम 5 साल आपको निवेश करना ही पड़ेगा, वो लॉक इन इसका आपको फॉलो करना होगा। टैक्स फ्री बॉन्ड, ये नाम में जैसे टैक्स फ्री जुड़ जाता है ना, तो सभी लोग जो हैं इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये कैसा बॉन्ड है, ये इसको आप कैसा मानते हैं निवेश के लिए, ये किसके लिए सही है? देखिए, टैक्स फ्री बॉन्ड 2012 से 2016 के दरमियान इशू हुए थे। इनका जो एक सबसे बड़ा फीचर था वो ये कि इसमें जो भी इंटरेस्ट रेट तय किया गया था वो इंटरेस्ट रेट जो है उस पे कोई टैक्स नहीं लगता है इन्वेस्टर्स को। तो और उसके बाद लेकिन टैक्स फ्री बॉन्ड इशू नहीं हुए, लेकिन ये टैक्स फ्री बॉन्ड लिस्टेड है। तो आज की डेट में अगर कोई इन्वेस्टर इनको खरीदना चाहे तो स्टॉक मार्केट से जाके टैक्स फ्री बॉन्ड खरीद सकता है। अब टैक्स फ्री बॉन्ड अभी फिलहाल क्यों इतना फेमस हो रहे हैं, उसका रीजन ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से टैक्स फ्री बॉन्ड का जो यील्ड टू मैच्योरिटी है, वाईटीएम है, वो बढ़ गया है। आज की डेट में अगर हम देखें अभी के सिनेरियो में तो टैक्स फ्री बॉन्ड का जो वाईटीएम है वो लगभग 5.5% के अराउंड जो है वो आ रहा है, किसी अगर हम 5 साल के टैक्स फ्री बॉन्ड की बात करते हैं। इसके कंपैरिजन में जब आप 5 साल की फिक्स डिपॉजिट देखते हैं तो उस पे भी लगभग 5.5% का जो इंटरेस्ट है वो बैंक आपको दे रहा है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि टैक्स फ्री बॉन्ड में जो 5.5% आपको मिलेगा उस पे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है, लेकिन एफडी में जो 5.5% मिलेगा और आप 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो उस पे जो आपकी इनकम है वो 4% से भी नीचे चली जाती है, यानी कि एफडी के मुकाबले आपको टैक्स फ्री बॉन्ड ज्यादा अर्निंग दे रहा है। तो इसीलिए टैक्स फ्री बॉन्ड आज की डेट में चर्चा में है कि अगर फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले जो इन्वेस्टर्स हैं वो अगर टैक्स फ्री बॉन्ड में डालें तो उनको इनकम उससे ज्यादा मिल सकती है। ओके, सो टैक्स फ्री बॉन्ड में आपका रिटर्न जो है उस पर जो है आपको टैक्स की छूट मिलती है, और इसीलिए इसके बारे में लोग बात भी अभी कर रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है, आप भी चूज कर सकते हैं। जितेंद्र जी, एक सवाल और, अगर कोई निवेश अभी करना चाहता है, लंबी अवधि का निवेश करना चाहता है कुछ इस तरह के प्रोडक्ट में, फिक्स्ड इनकम वाले प्रोडक्ट में, तो कौन सा सबसे बेस्ट विकल्प आप कहेंगे कि आपके पास अगर इतने हैं कुछ 20,000 रुपये या 30,000 रुपये आप जो निवेश करना चाहते हैं वो कहाँ करें? देखिए, मेरी राय में कोई सिंगल प्रोडक्ट को आप आज चूज नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है इस फिक्स इनकम ऑप्शन में कोई सिंगल प्रोडक्ट चूज करना। मेरी राय में अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 100 रुपए में से आप 40 रुपए को जो है फिक्स
रिटर्न इन्वेस्टमेंट जो होते हैं उनमें देख सकते हैं, जैसे पीपीएफ हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, या पोस्ट ऑफिस एमआईएस आती हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, इनमें देख सकते हैं। बाकी जो 60% है, मेरी राय में डेट म्यूचुअल फंड को भी इन्वेस्टर्स को चूज करना चाहिए, क्योंकि लंबी अवधि के निवेश में डेट म्यूचुअल फंड काफी टैक्स एफिशिएंट होता है और रिटर्न भी आपको जो है इसमें बेहतर मिलेगा। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं फिक्स डिपॉजिट या जो टैक्स बियरिंग इंटरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको कंपेयर करते हैं अगर हम डेट म्यूचुअल फंड से, तो डेट म्यूचुअल फंड ज्यादा टैक्स एफिशिएंट हो जाते हैं, प्लस एक अच्छा रिटर्न कमाने की अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है। तो जब भी आप एक फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं, दोनों का आपको मिक्स करके बनाना होगा। थोड़ा आप फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में रखिए, पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं, हालांकि पीपीएफ लॉन्ग टर्म आपको रेगुलर कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, लेकिन अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा आप फिक्स्ड इनकम में रखिए, थोड़ा आप डेट म्यूचुअल फंड में रखिए। इस तरीके से जो हम बोलते हैं टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो फिक्स्ड इनकम का, वो आप बना सकते हैं। जितेंद्र जी, डेट म्यूचुअल फंड का जिक्र आप ये दूसरी बार कर रहे हैं हमारी इस बातचीत में, तो थोड़ा सा हमारा ज्ञान बढ़ाइए। डेट म्यूचुअल फंड कहाँ निवेश करते हैं, ये डेट में करते हैं तो किस तरह के डेट में करते हैं, और इनमें निवेश को आप क्यों बेहतर मानते हैं? क्योंकि आपने कहा 100 में से आप 40 कुछ आप पीपीएफ या पोस्ट ऑफिस स्कीम में डालिए, 60% हिस्सा जो है आप डेट म्यूचुअल फंड में डालिए। देखिए, डेट म्यूचुअल फंड का जो एक सबसे अच्छा विकल्प है वो ये कि हर होराइजन के लिए अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 3 साल के लिए निवेश करना है तो मेरे पास शॉर्ट टर्म फंड्स अवेलेबल है, ओके। या लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स अवेलेबल है, मीडियम टर्म फंड्स अवेलेबल है, जो उस होराइजन की सिक्योरिटी के अंदर मैच्योरिटी में ही निवेश करते हैं। जैसे कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड होता है, मैं एक कैटेगरी बोलता हूँ। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड खासकर उस निवेश के लिए बना है जो इन्वेस्टर 3 से 6 महीने का पैसा रखना चाहते हैं। अब अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड केवल 6 महीने तक की सिक्योरिटी में निवेश करता है। इसके बाद लो ड्यूरेशन आ जाता है, लो ड्यूरेशन 1 साल तक निवेश कर सकता है, शॉर्ट टर्म फंड 2 साल की सिक्योरिटी तक निवेश कर सकते हैं। तो हर निवेश के, हर इन्वेस्टमेंट या हर डेट म्यूचुअल फंड स्कीम है, उसका जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है या उसका अंडरलाइन इन्वेस्टमेंट है वो एक पर्टिकुलर है। जो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं, जैसे डेट म्यूचुअल फंड में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड है, जीसेक्स फंड हम कहते हैं, गिल्ड फंड हम बोलते हैं उनको। अब गिल्ड फंड केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। कंपैरिजन टू जीसेक, मुझे जीसेक गिल्ड फंड में क्या बेहतर लगता है कि म्यूचुअल फंड एक जीसेक में ना इन्वेस्ट करके वो अलग अलग जीसेक की सिक्योरिटीज बाय करता है और डाइवर्सिफाई उसमें कर देंगे कैपिटल आपके एप्रिसिएशन निवेश भी को, कमाता है। यानी डाइवर्सिफाई कर देंगे आपके निवेश को, केवल एक जगह आपका डाइवर्सिफाई पैसा करता नहीं है रखेंगे। ओके। जी। और दूसरी जो बात जो जो आपने कही, जो जो मैं स्टैंड आउट कर रही है, वो मुझे लग रहा है इनका लॉक इन जो है वो इतना लंबा नहीं होगा जितना दूसरे तरह के फिक्स्ड इनकम निवेश जब आप करते हैं। देखिए, डेट म्यूचुअल फंड में सबसे खास बात लॉक इन नहीं है। आप निवेश पहले निकालना चाहे निकाल सकते हैं, आप थोड़ा निकालना चाहे निकाल सकते हैं, तो आपकी लिक्विडिटी अवेलेबल है। दूसरी बात मैंने कहा टैक्स एफिशिएंसी की, डेट म्यूचुअल फंड में जो गेन्स होता है वो कैपिटल गेन्स इन्वेस्टमेंट होता है। जब लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में, लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे मुझे इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है और फ्लैट 20% का मुझे टैक्स पे करना पड़ता है। जब आप कंपेयर करेंगे इंटरेस्ट बियरिंग फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट और डेट म्यूचुअल फंड, तो डेट म्यूचुअल फंड ज्यादा टैक्स एफिशिएंट निकल के आता है। तो वो जो टैक्स एफिशिएंसी है वो आपकी अर्निंग को बढ़ाती है। तो इसलिए मैंने कहा कि आप अपना पोर्टफोलियो इस तरीके से बनाइए कि आपका जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो आपका ज्यादा हो। राइट। तो पोस्ट टैक्स रिटर्न को भी देखिए, महंगाई को कैसे मात देंगे ये भी देखिए, रिटर्न कैसा मिलेगा। यानी आपके निवेश की थाली में सब कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए जो आपको बेहतर रिटर्न दे कमा।